नमस्कार। myself Dr. Pradeep Kumar, Assistant Professor, Department in History, FGM Government College, Atampur, Hisar. Today our topic is Polity and Administration of Cholas. चोल जो साम्राज्य है उसकी राजनीति और उसका प्रशासन हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। जो चोल एम्पायर है ये प्राचीन भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य रहा है। हम देखते हैं कि जो चोल हैं वो हमें प्राचीन काल में अशोक के अभिलेखों में भी उनका जिक्र मिलता है, चाहे वो प्राचीन काल का अशोक का साम्राज्य है या फिर ह्यूनसांग जो हर्ष के समय काल में एक चीनी यात्री भारत पर आया था, उसने भी चोल राज्य के बारे में जिक्र किया है। और ये आरंभिक चोल जो हम अशोक के अभिलेखों में हमें मिलता है, दूसरे और 13वें अभिलेख में चोल राज्य का वर्णन हमें जो मिलता है वो उसके बाद, उसके पतन के बाद जब ये ह्यूनसांग आता है तो उसके कुछ एविडेंस बताता है कि मंदरा नदी के पास वहां पर कोई एक राज्य है चोल राज्य, जिसका जिक्र इसने अपनी पुस्तक सीयूली में किया है। उसके बाद जो चोल राज्य का हमें बड़े स्तर पर विकास देखने को मिलता है वो 9वीं शताब्दी में, 9वीं शताब्दी में। और उस समय ये पल्लव जो राज्य है उसके अधीन सामंत है। बाद में उनसे उन्होंने अपने आप को सामंती प्रथा से निकाला, उनको उनसे उनको पल्लवों को पराजित किया और अपने आप को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया। The Indian Chola Empire conquered not only south of India but also extended their empire over the seas and ruled part of the Maldives and Sri Lanka. केवल इन्होंने दक्षिणी जो भारत है, साउथ इंडिया का पार्ट है, केवल वहीं पर रही अपने राज्य का विस्तार नहीं किया, बल्कि समुद्र पार भी उन्होंने श्रीलंका या मालदीव जो पास पड़ोसी राज्य थे उनके ऊपर भी इन्होंने आधिपत्य स्थापित किया। तो इनका हम यदि उत्पत्ति की बात करें कि ये सबसे पहले हमें कहाँ इनका हमें वर्णन मिलता है, तो हम देख पाते हैं कि जो संगम साहित्य है उसमें भी हमें इनका जिक्र मिला है। या कुछ देर पहले मैं बताया था कि अशोक के अभिलेखों में, दूसरे 13वें अभिलेख में भी इनका वर्णन हमें मिलता है। इसका इतिहासकार बताते हैं कि जो चोल शब्द है वो चुल, चोलम या चोर इत्यादि शब्दों से हमें इसका वर्णन मिलता है जगह जगह पर। हालांकि इसके ऊपर विवाद भी है। बौद्ध ग्रंथ महावंश में भी हमें इसके एविडेंस मिलते हैं। और जो महावंश है उसमें इस वंश को, इस राज्य को सिंहल विजेता कहा गया है और संगम साहित्य में इसको दिग्विजय कहा गया है, चोल राज्य को। यदि हम इसके आरंभिक राजनीतिक इतिहास को देखें तो इस जो समय 9वीं शताब्दी में जो बड़े एम्पायर के रूप में चोल राज्य का हम जिक्र कर रहे हैं, इसका अध्ययन कर रहे हैं, इसका जो फाउंडर है, द फाउंडर ऑफ द इंपीरियल चोला was Vijayalaya. He captured Tanjore from Maitreya in 1850 and built a temple. मतलब उसने वहां पर पल्लवों से अपने आप को विजित किया और तंजोर पर अधिकार किया और वहां पर एक देवी का मंदिर भी निर्मित किया था, दुर्गा जो विजय की देवी है उसका इन्होंने एक सांस्कृतिक या रिलीजियस कंसेप्ट में वो उनको मानते हैं, देवी को मानते हैं, तो उन्होंने इसकी स्थापना की। तो चोल का जो शासनकाल रहा जो बड़े स्तर पर कह सकते हैं 850 से 880 तक इसका शासनकाल रहा। उसके बाद उसका एक उत्तराधिकारी, उसका पुत्र 880 से 897 ईस्वी में आदित्य प्रथम
गद्दी पर बैठा। जिस प्रकार विजय अपने आसपास के राज्यों के साथ, खासकर पल्लव और पांड्य राज्यों के साथ संघर्षरत रहा और अपने आप को स्थापित किया था विजय ने, तो उसी प्रकार उसके जो उत्तराधिकारी था आदित्य प्रथम, उसका पुत्र भी था, उसका भी उन राज्यों के साथ, पांड्य और पल्लव के साथ संघर्ष रहा। और हालांकि आरंभिक विजय के समय तो पल्लवों ने उसको स्वतंत्र राज्य की मान्यता नहीं दी थी, लेकिन आदित्य प्रथम के समय उन्होंने उसको मान्यता दी थी, उसके स्वतंत्र राज्य को। और आदित्य प्रथम की एक और खास बात रही कि उन्होंने पल्लव शासक अपराजित को हराकर उसकी हत्या कर दी थी, जिससे दक्षिण में चोल राजाओं की शक्ति का विस्तार हुआ, विकास हम यहाँ देख सकते हैं। फिर उसके बाद प्रांतक प्रथम 907 से 953 तक गद्दी पर रहा और उसका भी अपने आसपास के राज्यों के साथ झगड़ा रहा, संघर्ष रहा। हाँ, इसमें ये है कि इस समय जो पांड्य राज्य के शासकों ने श्रीलंका के साथ मिलकर राज्य पर आक्रमण किया था, और राज्य पर, लेकिन इस संगठन को भी उसने हरा दिया था प्रांतक प्रथम ने। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि इसने नेलोर तक विजय प्राप्त कर ली थी, और नेलोर के पास राष्ट्रकूट शासकों की सीमाएं आपस में मिलती थी, जिसके आधार पर अब राष्ट्रकूट और चोलों का संघर्ष निश्चित था। तो राष्ट्रकूट शासक जो कृष्ण तृतीय है, उसने प्रांत को पराजित किया और उसे सुदूर दक्षिण में रहने पर ही मजबूर कर दिया। इस समय के बाद थोड़ी सी चोल राजाओं की शक्ति, चोल राज्य की शक्ति थोड़ी सी कमजोर होगी, और उसके बाद 953 से 85 तक कुछ शासक गद्दी पर बैठे, जिसका मैं नाम लेना चाहूंगा गंडरादित्य, प्रांतक द्वितीय व उत्तम चोल। इन्होंने राज्य किया, लेकिन वो इनका राज्य इतना प्रसिद्ध नहीं रहा राजनीतिक परिदृश्य से कि वो उनका जैसे विजय है, प्रांतक प्रथम है, इनका। तो उसके बाद उत्तम चोल के बाद एक शासक गद्दी पर बैठा, जिसे हम आप सभी जानते हैं, राजा राज प्रथम, 985 से 1012। वह प्रांतक प्रथम का प्रपोत्र था। देखिए, चोल जो इतिहास है उसमें इस राजा का बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही उच्च कोटि का शासक था, राजनीतिक था, धार्मिक व्यक्ति भी था, और एक महान सेनापति भी था। और ये कह सकते हैं इस व्यक्ति ने ही चोल राज्य को उठाया है, चोल राज्य को मजबूती प्रदान की है। इसके साथ इस व्यक्ति ने ही जो भारत से बाहर का इलाका विजित किया है, राजा राज प्रथम ने। उस समय इसका कोई सानी नहीं है, इसने आसपास के नेवल तरीके से या पैदल जो स्थल मार्ग है या जल मार्ग है, उनके माध्यम से भी अपने राज्य का विस्तार किया है। अंडर राजा राज प्रथम एंड हिज सन राजेंद्र प्रथम, हम यहाँ देखते हैं कि उसका जो लड़का है राजेंद्र प्रथम, उसका भी बड़ा योगदान है। साथ में वो अपने पुत्र से भी, युवराज से भी सैनिक कार्य करवाया। The Chola power reached its highest point of glory. His military conquests were the defeat of the Chera ruler Bhaskaravarma in the naval battle of Kendal-Rushirai and the destruction of the Chera navy. The defeat of the Pandya ruler Ambar Bhujanga and establishment of Chola authority in the Pandya country. इस राजा ने पांड्या कंट्री में को भी पूरी तरह ऑक्युपाई कर लिया है, उसको अच्छे से एक ये कह सकते हैं कि उनका अब, पहले तो ये खुद पल्लवों के सामंत रहे थे, अब पल्लव और पांड्य के सामंत
के रूप में हमें दिखाई देते हैं। इस राजा ने, राजा राज प्रथम ने गंगावाड़ी, तरंगपड़ी एंड नलमबापड़ी, जो मैसूर के राज्य में जो क्षेत्र पड़ता है, उस पर भी विजय प्राप्त कर। उसके बाद हम देखते हैं कि जो इसके बाद इसका जो लड़का है, क्योंकि इसने ये जो राजा राज प्रथम मात्र एक विजेता नहीं है, बल्कि एक उच्च कोटि का शासन प्रबंधक था, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेशन में भी थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। उसने कला, स्थापत्य, धर्म आदि को बड़ा महत्व दिया, उद्योग एवं व्यापार को बड़ी मान्यता दी और उसमें अपना योगदान दिया अपने मंत्रियों के माध्यम से। हर प्रकार से भी किसी भी प्रकार के व्यापारी को, चाहे वो जो राज्य के अंतर्गत व्यापारी है, चाहे बाहर के व्यापारी है, व्यापारियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, उसने पूरी सुविधाएं उन लोगों को प्रदान की। वो खुद राजा राज प्रथम भी खुद एक उच्च कोटि का विद्वान था। उसके समय में नाटक, नृत्य, संगीत के क्षेत्र में काफी बड़ी उन्नति हुई, जो हम थोड़ा उसके अच्छे विषय के बारे में। और हाँ, किसानों के मध्य भी ये व्यक्ति बड़ा जनप्रिय रहा है। कृषि क्षेत्र में इसने आप काफी काम किए थे। इसके बाद देखो, ये एक सेनापति है, एक विजेता भी है और कला संरक्षक भी है, धार्मिक व्यक्ति भी है। जैसे उसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, ये हम उसमें देख सकते हैं। इसका रिलीजियस कंसेप्ट हम देखेंगे तो हम देखते हैं कि किस प्रकार की उच्च कोटि का वर्णन हम यहाँ देख पाते हैं। फिर इसके बाद इसका पुत्र जो राजेंद्र प्रथम है, वो गद्दी पर बैठा, राजा राज। ये व्यक्ति भी अपने पिता की तरह बहुत ही महत्वाकांक्षी है। राजा राज, ये राजा राज प्रथम उससे भी बहुत ज्यादा विस्तार करता है। और हम देखते हैं कि द इन्वेंशन ऑफ श्रीलंका विच वाज स्टार्टेड ऑन हिज सन राजेंद्र प्रथम। भाई, राजेंद्र प्रथम का हम यहाँ जो राजा राज प्रथम है, उसके पुत्र ने राजेंद्र प्रथम ने यहाँ पर बड़ा कार्य किया। उसके साथ यहाँ हम इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि राजेंद्र प्रथम ने पुत्र के लिए किया है। यहाँ हम देखते हैं इस स्लाइड में कि किस प्रकार राजेंद्र प्रथम हमें बड़े स्तर पर इस राज्य को विस्तारित कर रहा है। इसका खास बात ये रहा कि इसने दक्षिणी भारत में केरलों, पांड्यों, कल्याणी के चालुक्यों, कदम्बों, उड़ीसा व गोंडवाना के क्षेत्रों को भी विजित किया। लंका के राज्य को, कुछ राज्य उसके फादर के समय जीत लिया गया था, इसने पूर्ण तरह उसके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया था, लंका के राज्य को। राजेंद्र प्रथम की एक खास बात ये भी रही थी, उसने उत्तर भारत के कौशल, मगध व बंगाल राज्यों को भी जीत लिया। गंगा का क्षेत्र जीतने के बाद ही उसने गंगई कोंड की उपाधि भी धारण की थी, गंगा क्षेत्र जीतने वाला। और उसने समुद्री क्षेत्र में मलाया, जावा व अन्य क्षेत्रीय द्वीपों पर भी अधिकार कर लिया। जैसे हम देखते हैं कि his most famous military enterprise was his expedition to northern India। जैसे हम कौशल, मगध, बंगाल की बात करके हैं, और इसने नेपाल प्रथम बंगाल का जो शासक है उसको भी हराया है। Another famous venture of Rajendra was his naval expedition to कदरम और श्री विजय, जो सिकंदर राज्य रहा था, सुदूर पूर्व में वहां का क्षेत्र भी इसने विजित किया है। इसको हम देखते हैं कि राजेंद्र जो प्रथम है, इसके समय में जो राज्य वाज एट इट्स पीक पर रहा था। द रिवर तुंगभद्रा वाज द नॉर्दर्न बाउंड्री
हाँ, तो हम राजेंद्र प्रथम की बात कर रहे थे उसके समय कि किस प्रकार राजेंद्र प्रथम अपना राज्य का विस्तार कर रहा है। तो उसकी खास बात ये थी कि उसने अपने अ, अ, साथी राज्यों के साथ कोई विजय की है, किसी को विजय के द्वारा अधीन किया है, कईयों के साथ उन्होंने वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। उसने अपनी अमंग देवी लड़की थी, उसने वेंगी के चालुक्य राजकुमार को के साथ शादी की थी। He gave his daughter Amang Devi to the Vengi Chalukya prince and further continued the matrimonial alliance initiated by his father. जैसे उसके फादर ने भी इस प्रकार के वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने मित्र राज्यों को बनाया था, तो उसी प्रकार राजेंद्र प्रथम भी उस नीति पर चला था कि वैवाहिक संबंधों के द्वारा, मैत्रिक संबंधों के द्वारा या राज्यों को विजित करके अपने राज्य का विस्तार किया। और राजेंद्र प्रथम ने कई विरुद्ध धारण भी किए थे, जैसे कि मुंडी कोंडन, गंगई कंदारम, कोंडम, कोंडान एंड पंडिता चोला। इस प्रकार मतलब वो पंडिता चोला जैसे हम उपाधि देखते हैं, उसका विरुद्ध देखते हैं कि वो विद्वान व्यक्ति भी था। लाइक हिज फादर ही वाज आल्सो ए डेवोट शिव भगत भी रहा है एंड बिल्ट ए टेंपल फॉर दैट गॉड एट द न्यू कैपिटल गंगई कौन चौलपुरा। उसने अपने जो देवता है जिसकी वो पूजा करता है, जिसको मानता है शिव, उसकी उसने उसके लिए एक मंदिर की भी स्थापना की है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजेंद्र प्रथम ने चोल साम्राज्य को काफी बड़ा साम्राज्य के रूप में विस्तारित किया, उसका विकास किया। और फिर उसके बाद कुछ और राजेंद्र प्रथम के बाद हम लेटर चोलाज जो किंग देखते हैं, वो उसमें वो एक प्रकार से वो नहीं बचा पाए अपनी जो ताकतें थी, जो उसकी एक शक्ति का धीरे धीरे हंसना मतलब कमजोर होती गई राजेंद्र प्रथम के बाद। राजेंद्र प्रथम के बाद उसका पुत्र राजाधिराज प्रथम बैठा। वो एक सामान्य सा शासक था, हालांकि उसने अपने फादर की तरह कोशिश की राज्य को बनाए रखने के लिए। उसके बाद राजेंद्र प्रथम के बाद उसका भाई राजाधिराज प्रथम के बाद उसका भाई राजेंद्र द्वितीय बैठा, फिर वीर राजेंद्र बैठा। ये तीनों भाई थे जो बारी बारी से गद्दी पर बैठे थे। और उसके बाद वीर अधिराजेंद्र राजेंद्र भी गद्दी पर बैठा था। इनके बाद एक शासक बना कुलोतुंग प्रथम 1070 से 1120। उसके बारे में ये कहा जा सकता है कि वो राजा राज प्रथम राजेंद्र प्रथम के बाद एक मजबूत, एक शक्तिशाली शासक रहा जो राज्य का, और जो राज्य को काफी हद तक वो बचा पाया अच्छे से पतन होने से। तो उसने भी कई नीतियां अपनाई, जैसे विजयों की नीति, वैवाहिक संबंधों के साथ नीति, क्योंकि वेंगी के चालुक्यों के साथ उसका अच्छा फ्रेंडली रिलेशन रहा, वैवाहिक संबंध भी थे वहां पर उनके। तो इस प्रकार इसके समय हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा अच्छा रहा चोल राज्य। उसने कन्याकुमारी, मालाबार व पश्चिमी घाट तक अपने राज्य को फैलाया और कांची नगर को उसने अच्छा मतलब उसका विकास किया था। तो उसके बाद काफी और शासक बैठे, जैसे विक्रम चोल है या फिर कुलोतुंग द्वितीय है, राजा राज द्वितीय है, कुलोतुंग तृतीय है। कहने का अर्थ है कि इसके बाद वो राजा इतने ताकतवर नहीं थे। हाँ, राजेंद्र तृतीय जो इसका एक मुख्य राजा रहा, और उसके बाद ये धीरे धीरे जल्दी पतनग्रस्त हो गया 1246 से 1279 तक 79 राजा रहा। हालांकि बाद में इसका पूरी तरह इस राज्य का हम ये देखें कि राज्य का अंत मलिक काफूर ने किया अलाउद्दीन खिलजी के समय 1710-11 ईस्वी।
इस प्रकार हम राजनीतिक तरीके से देखते हैं कि किस प्रकार क्रोनोलॉजी में चोल चोल राजाओं ने अपने राज्य का विस्तार किया, विकास किया और एक अहम साम्राज्य को खड़ा किया। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि चोल साम्राज्य के शासकों ने किस प्रकार का प्रशासन किया। चोल प्रशासन, चोलाज एडमिनिस्ट्रेशन, इसको हम देखते हैं कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि केंद्रीय शासन, सेंट्रल गवर्नमेंट में हम देखते हैं कि शासक सर्वोच्च अधिकारी है, सर्वोच्च व्यक्ति एक है, वो जो राजा है। उसका कार्य राज्य की रक्षा करना, न्याय करना, शांति बनाए रखना और सांस्कृतिक विकास करना मुख्यतः राजा का ये कर्तव्य है कि इस प्रकार के वो अपने समय के हर प्रकार के फील्ड को देखे और उसका विकास करे। तो हमने देखा है कि जो चोल राजा है उन्होंने बड़े बड़े नगरों की, कई नगरों की स्थापना की है, जैसे गंगई कौन की बात करें, उन्होंने बाद में उसको तंजौर से राजधानी भी बनाया था राजेंद्र प्रताप ने। तो इस प्रकार हम बड़े स्तर पर एक प्रशासन देखते हैं चोल राजाओं का, क्योंकि इतना लंबा इनका शासनकाल रहा, तो बगैर प्रशासन ऐसे राज्य की स्थापना नहीं रह सकती कि केवल राजा है। प्रशासन तो चाहिए, उसकी कैबिनेट थी, उसके सलाहकार थे, जिसमें सलाहकार के हम रूप में हम देखते हैं कि उसके पास जो हमें देखने को मिलता है लिटरेचर में, या जो एविडेंस हमें फैक्ट मिलते हैं, एक है जिसको ओलेनायक कहा गया है, प्रधान सचिव उसकी सहायता के लिए होता था, उसका सलाहकार होता था। दूसरा है पेरुदश्य, प्रधान कर्मचारी था उसके दरबार का, उसका भी सलाहकार था, पेरुदश्य। और तीसरा हम बड़ा उसका अधिकारी देखते हैं, विदेयाधिकारित कार्य प्रेषक, हर प्रकार के कार्य को आवंटन करने वाला विदेयाधिकारित। ये तीन हमें उस समय बड़े, ये तीनों के तीनों राजा की जो आज्ञा होती थी, राजा जिस प्रकार का आदेश देता था उसको तैयार किया जाता था, पांडुलिपि के रूप में लिखित में तैयार किया जाता था, वो राज के रिकॉर्ड लिखा है। तो हम देख सकते हैं कि ये एक वंशानुगत प्रणाली के तहत चोल राजाओं ने एक व्यवस्था के तहत, एक सिस्टम के तहत उसको प्रशासन को चलाया। अब हम देख सकते हैं कि प्रांतीय प्रशासन उनका कैसा रहा होगा। प्रांतीय प्रशासन, प्रांत में हम उनका देखते हैं कि पहले तो केंद्र है, केंद्र के बाद उसके ये सलाहकार हैं, परिषद है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उनका जो प्रोविंशियल पार्ट है, चोला एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू मंडलम एंड ईच मंडलम इनटू वेलनाडोस एंड नाडोस। वही जो केंद्र है उसको डिवाइड किया गया मंडलम में, मंडल के रूप में। फिर उसके बाद उसका विभाजन किया गया वलनाडु में, और वलनाडु का विभाजन किया गया नाडू में। मतलब एक प्रकार से सिस्टमैटिक तरीके से, एक व्यवस्थित तरीके से। एंड ईच नाडू देयर वर ए नंबर ऑफ ऑटोनॉमस विलेजेस, भाई जो स्वायत्त ग्राम है उन उनके नाडू को उनमें विभाजित किया गया। द रॉयल प्रिंसेस और ऑफिसर्स वर इन चार्ज ऑफ मंडलम, भाई कोई राजकीय अधिकारी है, बड़ा राजकीय अधिकारी या राजकुमार है, वो हुई इन एक प्रकार से प्रांत या मंडलम का अधिकारी होता था, उसका सूबेदार होता था, उसका प्रांत एक प्रकार से कहते हैं उसका स्वामी होता था, इंचार्ज हम कह सकते हैं। दूसरा जो वन नाडु है वाज अंडर प्रिय नटार, नाडू नटार, जो जिसको हम कोटम भी बोल सकते हैं, वलनाडूज, जो प्रिय नटार उनका अधिकारी होता था, नाडू नटार के अधीन होते थे। इस प्रकार एक सिस्टमेटिक तरीके से प्रशासन को व्यवस्थित किया गया था चोल शासकों के द्वारा। और उसके बाद द टाउन वाज नाउन एज नगरम,
शहर होते थे उनको नगरम के रूप में जाना जाता था। इट वॉज अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए काउंसिल कॉल्ड नगरदार, नगरदार के रूप में वो हम देखते हैं। अब ये कह सकते हैं कि जो स्थानीय प्रशासन है, विलेज असेंबलीज जो हम बात करके आए हैं, द सिस्टम ऑफ विलेज autonomy with Shabas and their committees developed through the ages and reaches its culmination during the Chola rule. Two inscriptions belonging to the period of Prantakpratham found at Uttarameru provide detail of the formation and functions of village council. कि जो उत्तर मेरू अभिलेख है उसमें हमें विलेज काउंसिल के बारे में पता चलता है कि वो किस प्रकार की होती थी, और इस जो विलेज काउंसिल होती थी इसमें किस प्रकार की क्वालिफिकेशंस वो लोग रखते थे। फर्स्ट, ओनरशिप ऑफ एटलीस्ट 1/4 वैल्यू ऑफ लैंड, कि भाई उसके पास कुछ भूमि होनी चाहिए, अपना रेजिडेंस होना चाहिए, अबव 30 ईयर्स 30 साल से ज्यादा हो, एंड बिलो 70 ईयर्स और 17 साल से कम नहीं होना चाहिए। नॉलेज ऑफ वेदास, और वेद की नॉलेज होनी चाहिए। इसके साथ साथ दो सर्टेन नॉर्म्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, भाई किसी उसकी अयोग्यता के लिए क्या उन्होंने कुछ नियम रखे हुए थे। दोज हु हैड बीन मेंबर ऑफ कमिटीज फॉर द पास्ट 3 इयर्स, भाई पहले 3 साल यदि वो मेंबर है तो वो नहीं बन सकता। दोज हु हैड फेल्ड टू सबमिट अकाउंट्स एज कमेटी मेंबर्स, यदि उसका अकाउंट कमेटी मेंबर रहते हुए उसका अकाउंट में किसी प्रकार की गड़बड़ रही वो नहीं बन सकता। दोज हु हैड कमिटेड सिंस, वो किसी प्रकार का मतलब ये कह सकते हैं कि किसी प्रकार का उसके ऊपर दोष ना लगा, उसमें ना होना चाहिए, या उसको किसी प्रकार की चोरी डकैती ना की हुई, किसी प्रकार का इल्जाम में उसका भाग नाम ना हो। तो इस प्रकार की कुछ कंडीशंस थी कि वो उसमें अयोग्य घोषित किया जा सकता था। एक और था कि कोडवलई एक सिस्टम था वहां पर, ये था फ्रॉम द पर्सन्स ड्यूली नॉमिनेटेड, वन वाज टू बी चोजन फॉर ईच वार्ड फॉर कोडवई, भाई प्रत्येक वार्ड, गांव में वार्ड होते थे उनमें से एक व्यक्ति चुना जाता था जो इस पद्धति के द्वारा कोडवलई प्रणाली के रूप में एक ईयर के लिए चुना जाता था। द नेम ऑफ एलिजिबल पर्सन्स वर रिटन ऑन पाम लीव्स एंड पुट इनटू ए पॉट, भाई किसी का चयन किया जाता था तो एक पेपर लिख उसको नाम लिख के किसी बर्तन में रखा जाता, तब उसका नाम अनाउंस किया जाता था, और उसके लिए एक किसी छोटे बच्चे को चाहे बॉयज है या गर्ल्स, उससे उसका नाम उस पर्ची को निकाला जाता था और फिर उसका नाम अनाउंस किया जाता था कि ये व्यक्ति इसका अधिकारी है। इस प्रकार एक सिस्टम था, और इस जो फिर कमेटी बनती थी असेंबली गांव की, उसको वरीय परनमक्कल कहा जाता था। The committee members were called Variyapalmakkam. They usually met in the temple or under a tree and passed resolution. मतलब वो एक टेम्पल के पास बैठते थे न्याय करने के लिए, या ग्रामीण कामकाज देखने के लिए गांव का, या किसी पेड़ के नीचे बैठे। नंबर ऑफ कमिटीज एंड वार्ड मेंबर्स वेरी फ्रॉम विलेज टू, इस प्रकार हमें गांव स्तर पर हमें इस प्रकार का हमें प्रशासन ये हम देखने को मिलता है। एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी कि ग्रामीण स्तर पर किस प्रकार का उनके पास एक व्यवस्था थी बड़े स्तर पर। एक और खास बात थी उनका रेवेन्यू डिपार्टमेंट, दैट लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाज नाउन एज प्रभुवृत्तकलम। All lands were carefully surveyed and classified for assessment for revenue. भूराजस्व के लिए, रेवेन्यू कलेक्शन के लिए भूमि का विभाजन किया जाता था, उसका अच्छे से सर्वे किया जाता था। द रेजिडेंशियल पोर्शन ऑफ द विलेज वाज कॉल्ड उर्नटम, जो गांव की भूमि होती थी उसको उर्नटम बोला जाता था। These and other lands such as the lands belonging to temple were exempted from tax. मंदिर के आसपास की जो होती थी उनको एग्जेम्प्टेड किया जाता था। इस प्रकार ये कुछ सिस्टम था इनका रेवेन्यू का। कुछ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही शानदार स्तर की थी, उनमें मतलब नेवी का पार्ट भी था, स्थल मार्ग स्थल सेना भी थी, रथ सेना भी थी और जल सेना भी थी। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर रखे गए हैं, ये आप देख सकते हैं, और इसके साथ साथ कुछ बुक रिकमेंड की गई हैं बुक्स,
जिसको हम देख सकते हैं इस चैप्टर के लिए। आप इनको